आदिल, आपको क्या लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है और जिन फैक्टर्स की निशानदेही अहमद कर रहे हैं कि पहले भी टॉप ब्रास लीडरशिप मारी जा चुकी है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, न्यूक्स के सेट्स को ख़त्म किया जा चुका है इंटेलिजेंस की कमज़ोरी की वजह से, तो पिछले 1-1.5 साल में ईरान ने इसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं की होगी? क्या वजह हो सकती है? देखें, अहमद जो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो बतूल ये ट्रीज़न की बात कर रहे हैं और असल में हुआ ये ट्रीज़न है ना। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो ये हो कि दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट बट दे कुड नॉट मैनेज इट। उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उनके अंदर जो लुकूनाज हैं, जो लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से उनका सारा का सारा सिस्टम, चाहे उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, चाहे उनके साइंटिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुए हों, जिस तरह उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं उनका हेली क्रैश का वाक़या हो, बहुत देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ज़ाहिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं जो सिचुएशन वहाँ थ्रू आउट रही है कि वहाँ क्या कुछ हुआ होगा। अब जब लास्ट ईयर जो वॉर हुई है उसमें जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने इस वक्त अटैक किया, तो उससे आपको पता चलता है कि उनके, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने मिडल ईस्ट में उनकी सबसे पहले प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया। उन्होंने जो है वो हमास को, हिजबुल्लाह को, उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया। सो जो मोसाद की कैपेसिटी थी या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कर रही थी उस गेम में वो बहुत आगे निकल गए थे। और ईरान के विद इन जो फॉल्ट्स हैं, जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको उन्होंने हिट किया और बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट करके सब कुछ किया। देखें, ये वॉर उन्होंने ऐसे डिक्लेयर नहीं कर दी कि वो किसी कंट्री पे एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और फाइटर प्लेन्स गए या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड गए। उन्होंने पहले उनकी बैकबोन को वीक किया और फिर करते करते अब ये मामला सुप्रीम लीडर तक चला गया। तो ये जो ट्रीजन वाला मामला है, ये जो उनके साथ बिट्रेल हुआ है, अंदर ज़ाहिर उनके लोगों ने ही किया होगा, तो उस वीकनेस को कैपिटलाइज किया है इजराइल ने। सो मुझे लगता है कि जो बतूल कांस्टेंट सैंक्शंस थे ना, वो किसी भी कंट्री पे इकोनॉमिक बर्डन जब आता है और एक वहाँ पर आपको पता है और भी फॉल्ट लाइंस हैं, वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। सो वो जो सैंक्शंस है ना कांस्टेंट, उन्होंने उनको वीक किया और उनकी गवर्नमेंट को भी वीक किया और उनके सिस्टम को भी वीक किया, जिसकी वजह से उनको इस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा है। क्योंकि वो वैसे तो बड़े स्मार्ट कार्ड्स अपने खेल रहे थे, डिप्लोमेसी में भी स्पेस क्रिएट कर लेते थे और थ्रेटन भी करके रखते थे। सो मुझे लगता है कि वो उनके बस में नहीं था और वो उसका बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक भी है। अगर इकोनॉमी किसी कंट्री की स्ट्रांग हो तो वो अपने डिफेंस को हर लिहाज से, जैसे उनके पास स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं है कि वो अपना डिफेंस कर सकें, इसी तरीके से उनके पास ये जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि सैंक्शंस की वजह से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत सारी वीकनेसेस आ गई और एक एलिमेंट ऑफ ग्रीड तो होता है। सो मुझे लगता है ये एक फैक्टर था और इसका उनको नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी रेजिस्टेंस भी बहुत कमाल की थी। गद्दारी जिसने की उन्होंने की, लेकिन जिन्होंने रेजिस्ट किया उन्होंने भी बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट किया और बहुत मुश्किल वक्त में रेजिस्ट किया जिस वक्त उनके पास रिसोर्सेस तरीके से नहीं थे। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अहमद साहब, एक नुक्ता है, ये प्रॉक्सीज की बात हो रही है। बहुत से ममालिक में ईरान की प्रॉक्सीज हैं और ठीक है, आदिल कह रहे हैं कि पहले न्यूट्रलाइज़ किया गया जब अक्टूबर का अटैक हुआ और एक एपिसोड हुई ईरान और इसराइल के दरमियान, लेकिन अब दोबारा क्या वो प्रॉक्सीज एक्टिव हो सकती हैं? ख़ासतौर पे होसी आपको लगता है कि वो एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि उनकी इतने इंटरनल क्रैक्स नहीं है, दे आर कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड इनफ एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन अदर एरियाज़। तो कौन सी प्रॉक्सी एक्टिव हो सकती है इस वक्त ईरान की फेवर में? देखें, जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा होता है और दुनिया में नया ऑर्डर मार्ज़ वजूद में आ रहा होता है तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। एक छोटी सी चंद घंटों की, चंद दिनों की विंडो अगर आप मिस कर दें तो फिर आपको उसकी जो डेकेड्स लग जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा आते हैं। जब इसराइल ने गाज़ा के ऊपर जेनोसाइड शुरू किया तो तेल अवीव के एक रिसर्चर हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसने ये बात कही कि अगर आज हिजबुल्लाह और यहाँ लेबनान से और वहाँ से हमास जो है वो एक फ्रंट के ऊपर आके इसराइल के ऊपर हमला करें तो अगले 1 महीने के अंदर तेल अवीव में ये दोनों ग्रुप्स बैठ के चाय पी रहे होंगे। ये उसकी अपनी स्टेटमेंट थी बाकायदा तौर पर। लेकिन हिजबुल्लाह ने, आपने देखा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ईरान ने भी उस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, इसराइल ने अपने आप को स्टेशन किया, अपने आप को पोजीशन किया और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की पहले फर्स्ट ईयर लीडरशिप सारी डिकैपिटेट की और उसके बाद सेकंड ईयर को भी ले गए और अब थर्ड ईयर को भी वो ले गए। सो प्रैक्टिकली अगर आप ये कहें कि वो ईरान की वो प्रॉक्सी जिसको ईरान ने इतना ज़्यादा डेवलप किया था पिछले 15-20 साल में, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल के लिए अब कोई थ्रेट पोज करे।
और दूसरी आपने जो बाकी प्रॉक्सीज की बात की है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर कोई प्रॉक्सी ऐसी नहीं है कि जिससे इसराइल खौफ फील कर रहा हो। तो वो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर था, सबसे पहले इसराइल ने देखिए स्ट्रेटेजिकली दे प्लेड देयर कार्ड्स, उन्होंने उस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले उन्होंने प्रॉक्सीज को खत्म किया, उसके बाद वो मुल्कों की तरफ आए। इसी तरह उन्होंने सीरिया को किया, इसी तरह उन्होंने ईरान के साथ किया। तकलीफ की बात यह है कि जब ये सब वो कर रहे थे, पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत सारे लोग थे वो ये बात कर रहे थे कि ईरान को और बाकी मुसलमान ममालिक को इनको इतना मौका नहीं देना चाहिए। जब इन्होंने पहला कदम उठाया उसी कदम पे इनको रोक देना चाहिए था। लेकिन वो जाहिर है वो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जो थी उसका खुमियाजा आज पूरी मुस्लिम दुनिया भुगत रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।